देखो इस क्वेश्चन नंबर 25 में ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हवा में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक ड्रॉप स्टेशनरी है और इट हैज़ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, डेंसिटी दी है, स्मॉल जी दी हुई है। अब उन्होंने पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो देखो रेडियस ऑफ द ड्रॉप कैसे निकालोगे। सिंस द ड्रॉप रिमेन स्टेशनरी एंड ए स्टेशनरी, जब ड्रॉप स्टेशनरी है हवा में तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा ही क्योंकि मास है, तो उसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो अपवर्ड है वो भी वहाँ काम कर रहा है। क्योंकि अगर अपवर्ड फोर्स काम नहीं करता तो ड्रॉप धीरे 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 नीचे आती है, समझ रहे हो। तो mg को बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ फोर्स और इसीलिए ड्रॉप स्टेशनरी है। तो अब यहाँ दूसरा फोर्स कौन सा होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, इसका मतलब सेकेंड फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ, m इंटू जी, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हुआ, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू या E इंटू क्यू नॉट। क्लियर है। अब देखो मैं ऊपर लिख रही हूँ, देखो मास को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी और E इंटू क्यू। अब वॉल्यूम ड्रॉप स्फेरिकल शेप की है तो 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। तो इससे जब रेडियस का आपका फॉर्मूला बनेगा तो 3 ई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई रो जी की पावर 1/3। अब आप सबकी वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक है। देखो अब मैं सबकी वैल्यू प्लेस करती हूँ और आंसर भी आपसे टेली करूँगी। इसमें हमें दिया हुआ है 2 पॉइंट, पहले तो ये 3 लिखो, 3 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4। चार्ज n इंटू ई है तो n इंटू ई को हम, इसको भी मैं पहले एक बार लिखे दे रही हूँ ताकि आप गलती ना करो कि ये कहाँ से आ गया। वैसे तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं, आप अपने आप भी कर सकते हो। नंबर ऑफ ड्रॉप्स n इंटू ई 12 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 4, 5 हुआ 3.14। डेंसिटी ऑफ ऑयल की 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको मीटर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो 10⁻+3 ऊपर आ गया। अगेन 9.8 जी की वैल्यू, और इसका होल, इस क्वेश्चन में जी उन्होंने 9.81 दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, 1/3। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रेडियस पूरा सॉल्व करके मेरे पास आंसर है, ये आती है 0.94 इंटू 10 टू द पावर -18 का क्यूब रूट। अब देखो क्यूब रूट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, पावर तो ये 18 इंटू 1/3 यानी 10⁻⁻6 बाहर आ गई 1/3 पावर। अब 0.94 का आपको लेना है क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट लेने का और कोई तरीका ही नहीं होता है, या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से लें या लॉग लेके सॉल्व करते हैं। जैसे लॉग दोनों साइड ले लो, लॉग r इज इक्वल्स टू लॉग 0.94 की पावर 1/3 और लॉग में पावर आगे आ जाती है तो 1/3 लॉग दिस, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं टेबल से लॉग को, और फिर लास्ट में लॉग r निकाला है तो फिर एंटी लॉग लेते हैं तब r आएगा। तो अब फिजिक्स में तो लॉग कहीं भी नहीं है, ठीक है, पर केमिस्ट्री में लॉग है अभी भी। तो जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम में या रेट ऑफ रिएक्शन में लॉग पढ़ा हो 12th में, तो वो लोग फिर लॉग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉग टेबल सीबीएसई बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस है कि आंसर यहीं पे छोड़ना है जितना आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको कितना लिखोगे फिर, r इज इक्वल्स टू, ये आ गई 0.94
की पावर 1/3 और इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। अब -6 आपको मालूम है माइक्रो है, तो आप इसको माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हो, ड्रॉप इतनी छोटी होती है, माइक्रोमीटर। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 25 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम क्या करना था कि बस ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि ड्रॉप हवा में रुकी हुई है। और एक मैंने क्वेश्चन पढ़ाते समय भी इस टाइप का किया है, आपकी एक्सरसाइज में दिया है, उसमें उन्होंने रेडियस नहीं पूछी थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड शायद पूछी गई थी। समझ रहे हो? तो रेडियस के अलावा कुछ भी पूछेंगे तो आप पूरा सॉल्व कर लोगे। रेडियस में ही क्यूब है, तो रेडियस जब सॉल्व करोगे तो क्यूब रूट आएगा बस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलो 26 निकालो, मिटा दो इसको। कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, डायग्राम देखो, इसको बोर्ड पे नहीं करा रही, डायग्राम देखो अपने आप। उन्होंने कहा है विच अमंग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ये एक आपका ए बी सी और इधर भी दिए हुए डी एंड ई, 5 दिए हुए, 5 फिगर्स दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन सा कर्व पॉसिबली करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट है, ये कह सकते हो। पहला वाला देखो, पहला वाला इसलिए इनकरेक्ट है, बताओ। 2 कारण हैं। एक तो कुछ फील्ड लाइन परपेंडिकुलर शो नहीं हो रही है, और दूसरा पॉजिटिव में एंटर हो रही है। देखो फील्ड लाइंस देखो, पॉजिटिव में एंटर हो रही है, जबकि फील्ड लाइन हमेशा किस में एंटर होती है? नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंटेड पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इन नेगेटिव चार्ज। तो पहला वाला इसलिए इनकरेक्ट है। जस्टिफिकेशन के साथ आपको बताना पड़ेगा कि करेक्ट क्यों नहीं है, या करेक्ट है तो क्यों है। अब बी देखो, बी में देखो तो प्लस माइनस चार्जेस हैं, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। नेगेटिव में एंटर कर रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, और यहाँ क्या हो रहा है? पॉजिटिव में एंटर कर रही है और नेगेटिव से निकल रही है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत है। अब सी देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, प्लस प्लस। आप देखो अगर ध्यान से तो सारी फील्ड लाइन कर्व्ड ट्रैक पे यूनिफॉर्मली निकल रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर आ रही हैं, और एक का दूसरे पे, दूसरे सेकंड का 1 पे, 1 का 2 पे रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि दोनों की फील्ड सेम है। तो देखो जब रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फील्ड काम करता है तो वो सर्कुलर ट्रैक पे आ जाती हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं। मैंने बताया था अगर केवल एक पॉइंटेड चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी निकलती है, लेकिन अगर उसके पाथ में कोई दूसरा चार्ज या दूसरी फील्ड हो तो वो स्लाइड ऐसे कर्व हो जाती है, सर्कुलर। ठीक है, तो आप देखो थर्ड वाला बिल्कुल यूनिफॉर्मली रिपेल हुई है, इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने जब फील्ड लाइन पढ़ाई थी तो आपको ABCD 3 एग्जाम्पल दिए थे डायग्राम के, कि कौन सा कर क्या, 2 इन्फॉर्मेशन दो कमेंट करो, या कौन सा किस तरह से Q1 Q2 के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ दोनों चार्ज सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। सी में इन द डायग्राम नंबर सी, दोनों की फील्ड एक सी होगी, इक्वल होगी और रिपल्सिव होगी। ठीक है, फील्ड इक्वल है, रिपल्सिव है, इसलिए फील्ड लाइन क्या हो रही है? बाहर जा रही है, और यूनिफॉर्मली पॉइंट चार्ज से बाहर आ रही है। तो हमारा डायग्राम नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है? जस्टिफिकेशन दोनों समझ में आ गए। अब अगर आप देखो पॉइंट नंबर डी, अब डी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों गलत है? आप देखो फील्ड लाइन बीच में कट कर रही है, ऊपर वाले चार्ज की फील्ड लाइंस सेकंड वाले से भी और थर्ड वाले से भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो 2 टेंजेंट हो गए। अब 2 टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइन 2 टेंजेंट कभी पॉसिबल होंगे एक सिंगल पॉइंट पे? नेवर। तो इसका मतलब ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि फील्ड लाइन कट कर रही है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला डायग्राम वैसे तो लगभग ठीक आपको लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है, लेकिन सरफेस पे देखो, दोनों सरफेस पे कुछ एंगल पे हैं, इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे नहीं है। ठीक,
जबकि फील्ड लाइंस हमेशा कैसे चलती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके बीच में क्लोज्ड लूप आ गए। देखो, एक ज्योमेट्री और दूसरी ज्योमेट्री के बीच में क्लोज्ड लूप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं होते, बिकॉज फील्ड लाइंस आर ओपन, फील्ड लाइंस हैव ओपन कर्व्स। समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव क्लोज्ड कर्व्स, उनके बीच में क्लोज कर्व होते हैं। लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, सेल के अंदर कभी एंटर नहीं करती, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सेल की सरफेस पे बाहर, समझ रहे हो, फील्ड लाइन होती है, लेकिन सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी नहीं होती। तो वहाँ भी हम लोग ये मान लेते हैं कि डिसकंटिन्यू हो जाती है, जबकि इनमें क्या है, क्लोज्ड कर्व। तो डायग्राम नंबर डी इसलिए इनकरेक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट हैव क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, और उसमें क्लोज कर्व प्रेजेंट है। आगे सबको समझ में, इस तरह से किसी भी डायग्राम में आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और जस्टिफिकेशन के साथ क्यों करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। 27 ये अच्छा क्वेश्चन है। 27, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, और जेड के आगे नेगेटिव नहीं लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, ये भी अंडरस्टूड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट। अभी तक आपने थ्योरी में या जो क्वेश्चंस किए सब में आप क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट इज हाउएवर एवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। समझ रहे हो, कंटिन्यूसली बढ़ रही है अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ही फील्ड डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एट द रेट ऑफ, अब आप यूनिट देखो ध्यान से, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मीन्स 1 मीटर अगर आप बढ़ते हो आगे तो फील्ड कितनी इंक्रीज हुई, 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। 2 मीटर आप इंक्रीज बढ़े आगे तो फील्ड कितनी इंक्रीज हुई, ट्वाइस इंटू 10 to the power 5, यानी 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, मतलब इसी रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वॉट आर दी फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ 10 to the power -7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। बात समझ में आई? उन्होंने क्या पूछा है कि कितना फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस होगा किसके ऊपर, बाय दिस सिस्टम, जिसका कि डायपोल सिस्टम, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, 10 to the power -7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दी और डायपोल किधर दिया हुआ है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? अब देखो मैं बताती हूँ, एक्स वाई जेड हम लोग ऐसे लेते हैं। सपोज हम इस डायरेक्शन को, चलो इसको पॉजिटिव एक्स मान ले रहे हैं, पॉजिटिव जेड, और ये ओरिजिन हो गया। ये डायरेक्शंस हमारी आर्बिट्री होती है, उनको कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं भी मान सकते हो आप, ये नहीं कि ये डायरेक्शन केवल एक्स के लिए है। देखो ये आपकी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और इधर नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने जेड एक्सिस ऐसे ले ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई पॉजिटिव जेड, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव जेड। ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने क्वेश्चन, मैंने समझाया अभी आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने क्या कहा है, 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर की रेट से इंक्रीज हो रही है। जब इसका मतलब कांस्टेंट होती है तो देखो हम ई लिखते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन इसमें वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, आपकी वैल्यू क्या है, चेंज हो रही, तो डी लिखेंगे। अब अगर ये 10 to the power 5 केवल न्यूटन पर कूलम होता तो ठीक था, पर मीटर और उन्होंने कहा है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रही है। और डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे,
तो हम इसको क्या लिखेंगे, DE/dz। बात समझ में आ गई। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस आपका किस एक्सिस पे होगा, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है पर यूनिट डिस्टेंस, इसलिए DE/dz। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होती और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती तो हम लिखते DE/dx, और अगर डिक्रीज होती तो माइनस ऑफ, क्योंकि फिर वो ग्रेडियंट हो जाती, डिस्टेंस के साथ फील्ड या पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। आज समझ में आ गई। तो डायरेक्शन के साथ हमें लेनी है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शायद आगे जरूरत पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो DE कैलकुलेट कर लो। तो 10⁵ dz न्यूटन पर कूलम। अब ये मीटर मल्टीप्लाई हो गया तो अब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक। और डाइपोल मोमेंट ये हो गई पॉजिटिव z डायरेक्शन। देखो ठीक है। अब आगे डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलम मीटर, और ये किस डायरेक्शन में दिया, नेगेटिव z डायरेक्शन। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये डायग्राम में मैंने देखो बना लिया नेगेटिव z। पूछा आपसे उन्होंने व्हाट इज द टॉर्क और फोर्स, ये दोनों पूछे। क्लियर है। तो देखो टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। अब यहाँ एंगल तो हमें डायरेक्ट उससे देखना पड़ेगा। तो टॉर्क क्या हुआ, P क्रॉस E, यानी टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। अब डायग्राम देखो, ये जो थीटा एंगल है किस किस के बीच में रखना है आपको, P और E वेक्टर के बीच में। तो P वेक्टर आपका नेगेटिव z डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। और डायग्राम में भी आपको दिख रहा है क्लियर, कि P और E के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो PE वैल्यू कुछ भी हो, जब साइन 180 है तो वैल्यू रखने की आपको जरूरत ही नहीं। टॉर्क 0 न्यूटन मीटर, यानी कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया अब, ठीक। और एक बात और यहां समझ लो कि जब हमारे डाइपोल मोमेंट निकालते समय एंगल थीटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो डाइपोल उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो डाइपोल को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी आप याद रख कर लेना कि कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देते हैं, थीटा एंगल दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दे दिया और टॉर्क पूछ लिया। तो डाइपोल जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया। इक्विलिब्रियम मीन्स टॉर्क 0, और टॉर्क 0 या टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। जब टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, तो डाइपोल रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क ही डाइपोल को रोटेट करा रहा है। इसका मतलब टॉर्क डाइपोल रोटेट नहीं करेगा। और ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क दोनों में 0 होगा, साइन 0 होगा तब भी 0, साइन 180 तब भी 0। अब आपके दिमाग में ये आएगा फिर इक्विलिब्रियम दो नाम क्यों दिए, क्योंकि टॉर्क तो दोनों में ही एक्ट नहीं करेगा। PE साइन 0 तब भी टॉर्क 0, PE साइन 180 डिग्री तब भी टॉर्क 0। तो इक्विलिब्रियम तो दोनों ही है। फिर स्टेबल और अनस्टेबल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक। तो मैथमेटिकली तो आप इसको याद कर लो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में P और E 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, इट अटेन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लॉजिक ये कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो, देखो मैं समझाती हूँ।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज ये रख लो डाइपोल को, ये रखा हुआ डाइपोल, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन की जिसमें मैंने ये सिस्टम रखा है, इसको डाइपोल मान लो और डाइपोल रखा है। अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको घुमाओगे, यानी इंटरनल टॉर्क में अपने आप टॉर्क अराइज नहीं हुआ सिस्टम में, आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, ठीक, इमीडिएटली रीस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस लाए उसी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन एन एक्सटर्नल टॉर्क ड्यू टू एन एक्सटर्नल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जैसे कि ऐसे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो हुआ, इस मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। अब आपने एक्सटर्नल टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा के इसको सपोज इतना डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, इमीडिएटली रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग के उसको वापस ले आए। आपने ऐसे डिफ्लेक्ट किया, वापस आ गया, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिनल पोजीशन में डाइपोल सिस्टम वापस आता है, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपने डिफ्लेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, डायरेक्शन से डाइपोल को डिफ्लेक्ट किया और ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता, ये वहीं रुका हुआ है, किसी सिचुएशन में ये वापस नहीं आया, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसने डिफ्लेक्ट किया, रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सा हुआ? जो वापस लाएगा। तो अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला पाता है, इट मींस इट अटेन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम उसको भी कह सकते हैं जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो डिफ्लेक्ट करेगा, रीस्टोरिंग जो उसको वापस लाएगा, रीगेन करेगा, उसकी पोजीशन को रीस्टोर करेगा। एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जीरो। तो अगर कहीं आ जाए व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो व्हेन अ डाइपोल सिस्टम, ठीक, is placed parallel to electric field, dipole system is placed such that angle between dipole moment and electric field is zero and deflecting torque is exactly equals to restoring torque, then the equilibrium is said to be stable equilibrium। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? when the angle between dipole moment and electric field is 180 degree and deflecting torque does not equals to restoring torque, then the equilibrium is said to be unstable equilibrium। और चाहे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल, दोनों ही केसेस में एंगल कितना आएगा? एक में 0 डिग्री, एक में 180 डिग्री। इट मीन्स टॉर्क P E sin 0 या P E sin 180, तो दोनों में ही साइन एंगल की वैल्यू 0 है, तो टॉर्क 0 होगा। तो इसलिए हमें डिफ्लेक्ट कराने के लिए टॉर्क एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क लगा और सिस्टम ने उसको एकदम से रिजेक्ट किया, वापस ले आया उसी जगह, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सिस्टम नहीं रीगेन कर पाया, रिस्टोर, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट्स याद कर लेना और लिख भी लेना कहीं, समझ रहे हो? ये थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। कई क्वेश्चन में आ जाता है कि डाइपोल को स्टेबल पोजीशन से 30 डिग्री मूव कराने में वर्क डन कितना हुआ, तो थीटा 1 एंगल 0 डिग्री हुआ और मूव कराया आपने 30 डिग्री, तो W इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे हो कि डाइपोल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ लाना है? पैरेलल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो 90 से स्टेबल में घुमा दिया, ठीक है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्ड को यूज़ करते हुए बड़े आराम से आते हैं। तो मैंने यहाँ मैथमेटिकली तो लिख ही दिया, इसे अब यहाँ जगह कम है, आप इसी के सामने लिख सकते हो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क, और इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डज नॉट इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो आपकी कंप्लीट मैथमेटिकल टर्म हो गई, उसको देख के आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी इसमें फोर्स निकालना है, इसमें फोर्स भी तो पूछा गया, टॉर्क एंड फोर्स। ये यहाँ तक समझ में सबको आ गया? अब फोर्स देखो,
देखो जब फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, तो आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, Q या Q नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, DE चेंज हो रही है, Z डायरेक्शन में पॉजिटिव, Z डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, तो इसका मतलब फोर्स भी आपका चेंज होगा, क्योंकि जब एक क्वांटिटी फॉर्मूले में वेरिएबल है तो एक क्वांटिटी राइट साइड में भी वेरिएबल होनी चाहिए। चार्ज तो कांस्टेंट है, होता ही है चार्ज, तो dF। अब आपको dF निकालना है, फोर्स, फोर्स मतलब कैसे चेंज हो रहा है, तो Q dE, ठीक है। अब आगे देखो, Q dE की वैल्यू क्या है, dz इंटू 10 टू द पावर 5। देखो ध्यान से, dE इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 dz। मैंने dz को पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस है, तो Q dz इंटू 10 टू पावर 5 आया समझ। अब आप देखो Q इंटू 12, डायपोल के बीच का डिस्टेंस, डायपोल zx नेगेटिव z एक्सिस पे रखा हुआ है, मतलब डायपोल मोमेंट, इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, z एक्सिस पे होगा, समझो ये z एक्सिस है, ये इधर हो गई नेगेटिव z एक्सिस, तो डायपोल इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू होगा, क्योंकि तभी तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जिसको हम 12 कहते हैं, वो यहाँ dz आप ले सकते हो, ठीक है। तो q इंटू dz ये किसके इक्वल हुआ, डायपोल मोमेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं p इंटू 10 टू द पावर 5, और p हमें कितना दिया हुआ था, 10 टू द पावर -7, डायपोल मोमेंट शायद 10 टू पावर -7 ही था, -7, ठीक, इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये कितना हुआ, 10 टू द पावर -2 न्यूटन। बात समझ में आ गई। यहाँ बस ये बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि Q इंटू 12 डायपोल मोमेंट है, हमने Q इंटू dz को क्यों लिया, dz आपका क्या है, z डायरेक्शन में डिस्टेंस, और z डायरेक्शन में ही हमने डायपोल को प्लेस किया, जिसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव z एक्सिस की तरफ, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने किधर बताई थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब डायपोल मोमेंट आपका ओरिजिन से इधर रखा हुआ है, तो प्लस और माइनस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, z डायरेक्शन में ही तो हुआ, तो उसको आप dz लिखो या 2l लिखो, मैथमेटिकली मीटर हुआ यूनिट, डायमेंशनली l हुआ डिस्टेंस, तो वो dz हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2l को, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में जो ये निकल के आया था 10 टू द पावर 5 dz, बात समझ लो, 10 टू पावर 5 इंटू dz, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेस की 10 टू पावर 5 इंटू dz, तो Q इंटू dz डायमेंशनली यूनिट वाइज ये कूलम इंटू मीटर हुआ, और उसी एक्सिस पे उसी डायरेक्शन में डायपोल सिस्टम प्लेस्ड है, तो ये हमारा इतना पार्ट डायपोल मोमेंट को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, तो Q इंटू dz को हम क्या मान सकते हैं, डायपोल मोमेंट, तो P हो गया, P की वैल्यू गिवन है, ये दिया हुआ है, ये आ गया, आगे समझ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हमने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले। क्या क्या कंक्लूजन, हम सिलेबस में ये पढ़ते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं आपकी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इसमें हमने चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजेस पर यूनिट डिस्टेंस, तो इसका मतलब dE बाय dx डिस्टेंस के साथ बढ़ रही है। अब अगर x एक्सिस होती तो आप dx लिखते, y होती dy लेते, z एक्सिस के साथ, इसलिए dE बाय dz, ठीक, और यूनिट से भी आप चेक करते चलो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव z डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट है नेगेटिव z में,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव z, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री।